नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह आज सुपौल कटिहार में कर चुके जनसभा। मंच पर एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहे। पूर्णिया में दूसरे दिन भी होगी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण उनके हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं मिला। प्रियंका गांधी की बरारी कदवा में जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। एमवाई समीकरण साधने की कोशिश। औरंगाबाद में नीतीश ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, वो हटा तो पत्नी को सीएम बनवाया। उन लोगों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। साउथ अफ्रीका में होने वाली G20 समिट का बहिष्कार करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने वजह भी बताई। शाह ने शनिवार को पूर्णिया में जनसभा की। सुबह 11 बजे वो पूर्णिया पहुंचे और बनमनखी में एनडीए प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोटों की अपील की। इससे पहले शाह ने शुक्रवार को रोड शो किया था, जिसमें पूर्णिया के बाद शाह जो है कटिहार जाएंगे, जहां एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह सुपौल के राघोपुर प्रखंड के सिमराही मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। यहां वो एनडीए प्रत्याशी अनिरुद्ध प्रसाद यादव के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अमित शाह सभा स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। शाह के दौरे को लेकर 3 ही जिलों में सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औरंगाबाद और भभुआ से पटना लौटने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं मिला। इसके कारण खड़गे गया जी में करीब 1.5 घंटे रुके रहे। उन्होंने रोहतास जिले के चेनारी में अपनी रैली में देरी के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। खड़गे ने चेनारी में कहा कि भाजपा के लोग हमेशा हमारे रास्ते में आते रहते हैं, मैं समय पर पहुंच जाता, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों ने मुझसे कहा कि मुझे मोदी के हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने तक इंतजार करना होगा, इसलिए मुझे लगभग 1.5 घंटे तक अपने हेलीकॉप्टर के अंदर इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को कटिहार जिले के बरारी और कदवा विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंची। उन्होंने बरारी में कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम और कदवा में डॉक्टर शकील अहमद खान के समर्थन में प्रचार किया। इन जनसभाओं के माध्यम से प्रियंका गांधी ने एमवाई समीकरण साधने की कोशिश की। बरारी में जनसभा भगवती मंदिर बरारी मेला मैदान में कहीं ना कहीं आयोजित की गई, जिसमें महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि प्रियंका गांधी की सभा से हो सकता है कि चुनाव में गति आए और माहौल जो है वो बदले, जो कि कहीं ना कहीं नजर भी आया है। औरंगाबाद के रफीगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, वो लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते थे, वो हटा तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। पुराने वाले लोग कुछ काम नहीं किए। 2005 से पहले पूरे बिहार में भय का माहौल था, ना इलाज, न सड़क, न बिजली, न शिक्षा की व्यवस्था। हमने हर सेक्टर, हर वर्ग के लिए काम किया। देश की प्रगति में बिहार बड़ा रोल अदा करता है। पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब बच्चे हो, लड़के हो, लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था। पहले फालतू सरकार थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। हमारी सरकार आई तो हमने सभी के हित में काम किया। सीएम ने आगे कहा कि अगले 5 साल के लिए हमने तय कर दिया है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। 2018 में हमने हर घर में बिजली पहुंचाई। पीके ने पहले चरण में बढ़े वोट प्रतिशत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हुई बम्पर वोटिंग बदलाव का संकेत दे रही है। इस चुनाव का एक सेक्टर युवा और प्रवासी मजदूर है। पीएम मोदी पर प्रशांत किशोर का तंज कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उनके पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं है, इसलिए राजद के जंगलराज का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब जनता के पास जनसुराज का एक सही विकल्प है। सुनते हैं पीके ने क्या कहा, सुनिए। बिहार में बदलाव देख रहे हैं और जितने स्वयंभू एनालिस्ट और पत्रकार एनालिस्ट हैं जो कि बता रहे थे कि उनको पता है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, उनको जमीन पर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया कि बिहार में
देश के राजनीतिक इतिहास का, मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट होने जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है, ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। 10,000 रुपए के लालच में अगले 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है। तो नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग पैसा तो लिए हैं लेकिन उनके कहने पर वोट नहीं देंगे। ये फर्क आप समझिए। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा, इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। जंगलराज वालों के प्रचार के गाने सुने हैं आपने? छोटे बच्चे मन से कह रहे हैं हमने रंगदार बनना है। क्या बिहार के बच्चों को रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए? बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्सअप कहने वाले नहीं चाहिए। राजद वालों के प्रचार गाने सुनकर आप कांप जाएंगे। हम बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे हैं, राजद वाले कट्टा दुनाली दे रहे हैं। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने, महिलाओं ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। यहाँ का माहौल भी ये बता रहा है कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों का उद्घाटन पीएम मोदी ने खुद हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ उत्सव का माहौल बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनका स्वागत किया। स्टेशन परिसर पूरी तरह हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर रेलवे स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने भी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में पूरा सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है। जिन देशों ने बहुत प्रगति और विकास देखा है, वहां बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्रगति के पीछे एक बड़ी ताकत रहा है। कितने हवाई अड्डे बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, ये सभी चीजें विकास से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अब विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। ये ट्रेनें मील का पत्थर साबित होंगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के रोहिणी में शुक्रवार की देर रात रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास कई झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने ये जानकारी दी है। डीएफएस ने यह बताया कि उसे करीब 10:56 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 15 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी से पता चल रहा है कि कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई और इस बीच पुलिस सूत्रों की माने तो कई एलपीजी सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई। निवासियों में दहशत फैल गई। डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा कि हमारी टीम आग बुझाने के लिए काम कर रही है। इस हादसे में करीब 400 से 500 झुग्गियां जलकर खाक हुई हैं और आग पर काबू पाने में कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी है। मौके पर डीएफएसओ एसके दुआ समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही 7 वाटर टेंडर, 12 बाउजर, 2 रोबोट समेत कई फायर यूनिट भी तैनात की गई थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक झुलसते हुए घायल को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा के पार से शुक्रवार को घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। भारतीय सेना की यूनिट चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना ने इसे ऑपरेशन पिंपल नाम दिया है। मारे गए आतंकियों की पहचान या उनके संगठन की जानकारी अभी नहीं मिली है। इससे पहले 5 नवंबर को किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों की फायरिंग से एक जवान घायल हो गया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 13 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। यह ऑपरेशन भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास कुंभकड़ी के जंगल में चला था। आतंकियों ने यहां से घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया।
जेतपुर के सामाकांठा इलाके में देर शाम एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुल पर लगे बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि खंभा टूटकर नीचे लटक गया और बिजली के तार हवा में झूलने लगे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग डरे हुए हैं क्योंकि पुल से गुजरना बेहद खतरनाक हो गया है। हालांकि पीजीवीसीएल की टीम ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन देर रात तक बिजली का खंभा पूरी तरह नहीं हटाया जा सका। इलाके के लोगों का कहना है कि पुल पर बिजली के तार खुले लटक रहे थे, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग ने लोगों से अपील की कि जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक पुल के रास्ते से न गुजरें और सावधानी बरतें। सिलवासा नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की है। पहले से ही 15 में से 14 वार्ड्स में भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके थे। केवल वार्ड नंबर 6 में मतदान हुआ था, जिसका परिणाम घोषित हो चुका है। वार्ड नंबर 6 से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रजनी शेट्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 1544 वोटों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत को पूर्ण किया। भाजपा की रजनी शेट्टी को 2327 वोट मिले, कांग्रेस प्रत्याशी को 783 वोट मिले और नोटा पर 90 वोट पड़े हैं। ये परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार उत्सव मनाया। ढोल नगाड़ों मिठाई वितरण साथ ही शुभकामनाओं के संदेश के साथ रजनी शेट्टी का स्वागत किया गया। मतदाताओं ने आभार भी व्यक्त किया, साथ ही ये भी कहा कि वो शहर के विकास, नागरिक सुविधाओं में सुधार और जनहित के कार्यों को और ज्यादा गति देंगी। इस पूरे मामले पर रजनी शेट्टी का बयान भी सामने आया है। रजनी शेट्टी ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको, सुनिए। लोग हैं जिनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे विजयी हुई हूँ और हमारे सिलवासा के सभी नागरिकों ने, सभी धर्म के लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर ये विजय मुझे दिलाई है। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ में आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे सिलवासा में विकास के काम बहुत हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी की तरफ से इतने सारे भेंट हमारे सिलवासा वासियों को दिया है। सिर्फ एक रोड का काम है जो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा और लोगों की जो भी नाराजगी है वो सारी दूर हो जाएगी। शामली में तेज रफ्तार का कहर, स्विफ्ट कार की कैंटर से जोरदार टक्कर हो गई। 4 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई और यूपी के शामली में ये मामला जो है वो सामने आया है। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की सड़क पर खड़े कैंटर से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों युवक हरियाणा के रहने वाले थे। पुलिस उनके परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश फिलहाल कर रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में देर रात ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। पानीपत खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मामला बाबरी थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे पर स्थित गांव बुटराडा के पास का बताया जा रहा है। सड़क किनारे ये जो पूरा मामला सामने आया है, जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस विभाग कर रहा है। आनंद फानन में थाना बाबरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जैसे ही मिली, एडिशनल एसपी संतोष कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए और जायजा लिया गया। फिलहाल पुलिस चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है और आगे की कानूनी कार्यवाही जो है वो की जा रही है। परिजन जो है उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि कार चरखीदारी नंबर की थी। हादसे के वक्त चारों युवक संभवतः हरिद्वार की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त है वो हो गया और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में फिलहाल जुटी हुई है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना अंतर्गत में मेहसारी पंचायत वार्ड 8 में एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना उजियारपुर पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है। 2 घंटे बाद तकरीबन लड़के की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के केराई वार्ड 11 निवासी अक्षय सिंह के 18 वर्षीय पुत्र
पंकज कुमार के तौर पर हो चुकी है। वहीं लड़की की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। लड़के के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे, जहां लड़के का भाई का ये कहना था कि वो शाम में घर से निकला था लेकिन लौटकर नहीं आया। हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन की। सुबह जितने भी गांव वाले थे उनके माध्यम से शव मिलने की सूचना मिली है। घटनास्थल पर पहुंचे, मुझे ये लगता है कि इसकी हत्या की गई है, ऐसा उनके परिजनों का कहना था। साथ ही ये भी कहा गया कि हत्या करके शव को पेड़ से लटका दिया गया। लड़की कौन है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, ये परिजन कहना है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची उजियारपुर थाने की पुलिस का ये बताना है कि ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली है, लड़की की पहचान हो गई है। उसके परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे, लड़की की पहचान नहीं हो पाई। उसके पास एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये क्यों और कैसे हुआ। अमरेली जिले के फुलझर गांव में हुई हिंसक झड़प का मामला अब सूरत तक पहुंच गया है। पाटीदार समाज ने इस घटना को लेकर सूरत में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें समाज के कई प्रमुख नेता और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरी रिपोर्ट जो है हमारे संवाददाता अमित राजपूत ने इस पूरे मामले पर तफ्तीश के साथ भेजी है। वो पूरी रिपोर्ट जो है वो दिखाते हैं आपको, देखिए। अमरेली जिले के फुलझर गांव की घटना के बाद पाटीदार समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सूरत में आयोजित इस बैठक में समाज के वरिष्ठ नेता, युवा और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। पाटीदार नेता विजय मांगूकिया, अभिन कलथिया और अल्पेश कथीरिया भी मौजूद रहे। दरअसल फुलझर गांव में पाटीदार और काठी दरवा समाज के युवकों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई थी। आरोप है कि काठी दरवा समाज के लोगों ने हथियारों के साथ हमला किया था और गांव के चौक में खड़े पाटीदार युवकों पर गाड़ी चला दी थी। इस दर्दनाक हादसे में 7 पाटीदार युवकों और एक काठी दरबार युवक की मौत भी हो गई थी। घटना के बाद अब दोनों समुदायों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पाटीदार समाज का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की है। पाटीदार समाज का आरोप है करीब 29 पाटीदार युवकों के नामजद और 50 अन्य लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई है। समाज के नेताओं का कहना है कि कई निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, जिनमें से कुछ घटना के वक्त सूरत में थे। एक युवक अस्पताल में ऑपरेशन करा रहा था, जबकि दूसरा एक शादी समारोह में शामिल था। फिर भी दोनों के नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के बावजूद पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। अब पाटीदार समाज ने न्याय की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पाटीदार समाज ने ऐलान किया है कि वे सूरत से फुलझर गांव तक रैली निकालेंगे। यह रैली न्याय की मांग और निर्दोषों को बचाने के समर्थन में होगी। समाज के नेताओं का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। फुलझर गांव की घटना अब केवल एक गांव का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे गुजरात में यह न्याय बनाम अन्याय की बहस बन गई है। देखना होगा कि प्रशासन समाज की मांगों पर ध्यान देता है या आंदोलन और तेज करता है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया है। विपक्ष के द्वारा ये कहने पर कि महागठबंधन के पक्ष में वोट हुआ है। उमेश का ये कहना था कि 14 तारीख को ये पता चल जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिहार की जनता आखिर किसके पक्ष में जा रही है। एनडीए के पक्ष में सुशासन और विकास के नाम पर एनडीए के द्वारा कहीं ना कहीं जो काम किया जा रहा है उस पर जनता ने भरोसा जताया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। उमेश कुशवाहा क्या कहते नजर आए, आपको सुनाते हैं, सुनिए। वो तो पता चलेगा 14 तारीख को, लोग इंतजार करें। बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में सुशासन और विकास के नाम पर भरोसा जताया है। फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में बागडोर देने के लिए सब बिहार की जनता ने एक तरफा वोट किया है, एनडीए के पक्ष में गोलबंद होकर वोट किया है। तो समझ ही रहे हैं किस तरह से वो यहाँ अराजकता, जिसके साथ उनका राहुल गांधी जी का यहाँ गठबंधन है, उनसे पूछी न कि 15 साल उनके माता पिता के शासनकाल जब रहा उन्होंने क्या किया और जो जिस तरह से युवाओं को भड़काने की कोशिश की, जो उन्होंने नौकरी के नाम पर चाहे कुछ भी, तो पहले तो जो नौकरी के नाम पर जमीन लिए, जो नौकरी रेलवे में, तो वो न पहले लौटाएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई दी जा रही है और भविष्य का मुख्यमंत्री भी उनको बताया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर कई बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि देश का सबसे कम उम्र के युवा मुख्यमंत्री
के जन्मदिन पर उनको बधाई दी गई है। दूसरे पोस्टर में लिखा है कि गरीबों का कल्याण करने वाले को जन्मदिन की बधाई, और उसमें कार्यकर्ताओं की ओर से सीएम की कुर्सी भेंट भी की जा रही है। पटना से हमारे संवाददाता विवेक रंजन की रिपोर्ट देखिए आप। बिहार में पहले चरण की वोट की जो प्रक्रिया हो खत्म हो गई। दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है वो 11 नवंबर को शुरू होगा, लेकिन इसी बीच जो है तेजस्वी यादव का 9 तारीख को जन्मदिन है और अभी हम राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं। राजद के प्रदेश कार्यालय के सामने देख रहे होंगे और इधर तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई को लेकर 2 बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें देख रहे होंगे हैप्पी बर्थडे 9 नवंबर कल उनके जन्मदिन है। भारतवर्ष में होने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई। तेजस्वी यादव को जो प्रेम कुमार के द्वारा जो फोटो लगाया गया है बैनर, वो उनको गुलदस्ता देते नज़र आ रहा है। और एक तस्वीर इधर है, वो तस्वीर में आप देख रहे होंगे लालू की तस्वीर लगी हुई है, राबड़ी देवी हैं, मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, उनकी तस्वीर है, और दोनों बहन मीसा भारती और रोनी आचार्य हैं। और लिखा हुआ है गरीबों महिलाओं, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं दलितों को आर्थिक न्याय दिलाने वाले को जन्मदिन का उपहार। बीच में देख रहा हूँ कि सीएम की कुर्सी है, 3 लोग जो हैं वो कुर्सी वेट करते नज़र आ रहे हैं। और एक तरफ जो तेजस्वी यादव खड़े हैं और इधर नीचे में लिखा गया है जन्मदिन का उपहार दिनांक 9/11/2025, हर घर नौकरी देने का कृत संकल्प। तेजस्वी जी को बिहार की जनता की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। इस तरीके से जो है उनके जन्मदिन के मौके पर पोस्टर लगना शुरू हो गया है। बता दें कि तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन है और इसी बीच विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण की जो वोटिंग की प्रक्रिया वो खत्म हो गई है और 11 तारीख को जो है दूसरे चरण का 20 जिलों में जो है वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले उसी बीच में तेजस्वी यादव का जन्मदिन पड़ रहा है, तो तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं की ओर से उपहार दिया जा रहा है कि अगला जो बिहार का जो नेतृत्व करेंगे वो तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी 14 नवंबर को जब नतीजे आते हैं तो क्या तेजस्वी यादव जो सपना पाले हुए हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर से एनडीए की वापसी होती है। विवेक रंजन, पटना। प्रदेश का एक ऐसा मंदिर जहां आज भी भगवान राम अकेले विराजमान है। ये मंदिर माउंट आबू के नक्की झील के किनारे पर स्थित है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाकर भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इससे उलट आज एक नज़ारा देखने को मिला जहां भगवान राम के दरबार में आरती से पहले 2 भालू आ पहुंचे और मंदिर परिसर में चहलकदमी करते हुए नजर आए। मंदिर के तमाम इलाकों का उन्होंने बारीकी से जायजा भी लिया कि कहीं खाने की चीज़ उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्हें यहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा क्योंकि मंदिर परिसर में उन भालुओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। गरीब कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा सकता था कि ये जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की सजगता के चलते भालुओं को मंदिर से बाहर भगा दिया गया। अब बात जो है यहाँ पर साफ सीधे तौर पर नजर आई है। एक ये भी है कि मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर भालुओं का या जानवरों का इस तरीके से घुस जाना वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कितना सुरक्षित है, ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। खबर रोहतास जिला के डेहरी से है, जहां डेहरी के जनसुराज के प्रत्याशी ललन चंद्रवंशी के चुनाव प्रचार में भोजपुरी की दिग्गज अभिनेत्री आम्रपाली दुबे पहुंची। आम्रपाली दुबे ने अकोढ़ी गोला में रोड शो किया, साथ ही लोगों से जनसुराज के प्रत्याशी ललन चंद्रवंशी के लिए वोट मांगा। इस दौरान अभिनेत्री को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ भी इकट्ठी हो गई। आप जो तस्वीर फिलहाल देख पा रहे हैं, ये डेहरी विधानसभा क्षेत्र के अकोढ़ी गोला की है, जहां दूसरे चरण में मतदान है। 11 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे। इस दौरान उन्होंने ललन चंद्रवंशी को वोट देने की अपील की है। सुनाते हैं आम्रपाली दुबे ने क्या कहा, सुनिए। आप सभी गाना के बहुत प्यार देते थे, तो हम आज पूरा रोड शो में भैया के साथ घूमत रहते, तो हर बाजार में लोग ये कहते थे कि जितना प्यार आप लोग हमरा ये गाना के देने वाले बने, इतना व्यूज, ऐसे ही इतना ज्यादा प्यार 4 नंबर बटन पे वोट दे हमरे भाई भाई जय बना लोग। मधुबनी जिला के फुलपारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एनडीए प्रत्याशी शीला मंडल को लेकर मधेपुर में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने संबोधन के दौरान भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सभी को प्रफुल्लित देखकर ये कहा कि शीला मंडल फिर से नीतीश मंत्रिमंडल का कैबिनेट मंत्री में हिस्सा होंगे। बिहार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जम के उनको सराहा गया और कहा कि हर क्षेत्र में एनडीए के द्वारा विकास का कार्य तेजी से चल रहा है।
आगे इससे भी ज्यादा चलेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी क्या कुछ कहते नजर आए, सुनाते हैं आपको, सुनिए। सबसे नीमन मंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में हुए रहे, सबसे नीमन मंत्री। और आज भी चुनाव चेहरा के जो खुशहाली लौकता एकरा से हमारा बुझाता कि और क्षेत्र के लोग मन बना ले एक बार फिर से हुआ विधायक बनाए। और जो संजय झा जी के चेहरा पर लाली दिखता हमारा बुझाता कि फिर से हुआ कैबिनेट में ले आने की तैयारी की। आज हमनी सब रुआ लगे आए बार भाई, हमनी के तो बड़ा छपरा के लोग के मध्यांचल में अला पर बड़ा दिक्कत होके कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री रहस और हम सरकार में रहे और छपरा के लोग, भोजपुर के लोग ये बार बार कहे कि भाई वाजपेयी जी मिथिलांचल के लोग के भाषा के अष्टम सूची में डाल देवन, आज ले भोजपुरी के नाम है, इससे हमनी के दिक्कत बा। लेकिन बधाई बा मिथिलांचल के और अटल बिहारी वाजपेयी के और मिथिलांचल के दुनिया भर में भारतवर्ष में पहचान दिले। धोराजी में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कपास, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलें पानी में डूब गई। सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा तो की है, लेकिन किसान इस पैकेज से नाखुश हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो मुआवजा तय किया है वो उनकी लागत का भी आधा नहीं है। कई किसानों ने इसे किसानों के साथ मजाक करार दिया है। उनका कहना है कि राहत के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। किसान नेताओं का ये भी कहना है कि ये राहत पैकेज नाकाफी है और सरकार को जमीनी हकीकत देखकर मुआवजे की राशि बढ़ानी चाहिए। धोराजी के किसान अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य और उचित मुआवजा मिलेगा। पटना एयरपोर्ट पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला है, जब चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे दो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी आमने सामने आ गए। मनोज तिवारी जहां बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, वहीं आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव भी उसी वक्त एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। जैसे ही खेसारी ने मनोज तिवारी को देखा, तुरंत वो उनके पास गए और पैर छूकर उनको प्रणाम किया। दोनों कलाकारों ने हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाया। ये तस्वीर देखकर वहां मौजूद लोग तालियां तक बजाने लगे। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों कलाकारों के आपसी सम्मान और सौहार्द का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं मिसाल पेश करता है कि राजनीति में बेशक मतभेद हो और विचारों के मतभेद होना यह अनिवार्य है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और ये एक लौता वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है। वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back.